आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम एनएलएम कहते हैं। एनएलएम है ना फिजिक्स की एक ब्रांच में आता है जिसका नाम है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की दो टाइप्स होते हैं, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक। काइनेमेटिक्स पैरामीटर्स बताता है मोशन की कि मोशन हुआ, और डायनेमिक बताता है मोशन कैसे हुआ, मतलब कॉजेज ऑफ मोशन। तो काइनेमेटिक्स में हमने ये पढ़ा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, इक्वेशन ऑफ मोशंस, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी। और डायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ मोशन, उसके कारण जो होता है फोर्स। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले हमको एक बात ध्यान से सुननी चाहिए, जो होता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ये अपोज टू चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट को अपोज करता है। ये इनर्शिया बहुत सारे टाइप के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आई प्रोपोर्शनल टू एम, अगर मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा। तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 इक्वल होंगे। पहला होता है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, ये होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। ये होता क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट इज रिमेन इट रेस्ट विदाउट एक्सटर्नल नेट फोर्स इज अप्लाइड, और ऑब्जेक्ट इन मोशन इट रिमेन मोशन विदाउट नेट एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। अब होता क्या है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब यहाँ ये है, अगर हमने यहाँ एक फोर्स लगाया 5 न्यूटन का और हमने उधर से भी हमारे पास आ रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, तो ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। तो इस बॉडी पे पूरा मतलब फोर्स बिल्कुल नहीं लगेगा, तो ये बॉडी स्टेबल होगी, ये बॉडी स्टेबल होगी। नेट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है जैसे हमने यहाँ 5 न्यूटन लगाया, यहाँ हमने 7 न्यूटन लगाया इस तरफ, तो 2 न्यूटन का फ़र्क है ना, तो बॉडी इस तरफ जाएगी। मतलब कुछ ना कुछ इसमें फोर्स प्रेजेंट होना चाहिए, कैंसिल आउट नहीं हो सकता। फिर एक टॉपिक आता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी। एक बॉडी है जिसका मास है m और वो पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है, तो उसका लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी। अगर m को कांस्टेंट कर देंगे तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v हो जाएगा, जिसको हम p1 अपॉन p2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 लिख सकते हैं। और अगर हम वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देंगे तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m हो जाएगा, जिसे हम p1 अपॉन p2 लिख सकते हैं इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 लिख सकते हैं। अब ये है वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन इसकी, मोमेंटम की डायरेक्शन वहाँ होगी जब वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, वेक्टर लगा है। डायमेंशन इसका होगा m1 L1 T-1। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू mv। वेलोसिटी की क्या डायमेंशन होती है? वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है LT-1 डायमेंशन होती है, और m लगा हुआ है मतलब मास, तो इसकी टोटल हो जाएगी m1 L1 T-1 हो जाएगी। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट आप यहाँ से पता कर सकते हैं, ये m है मतलब मास, मास हमेशा kg में मापा जाएगा, और लेंथ हमेशा मीटर में, और t इन्वर्स है तो नीचे भेज देंगे तो वो सेकंड में हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में रिलेशन पता करना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इजिकल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी लिख लेंगे हाफ mv स्क्वायर, इसको m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर k इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर v स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? mv स्क्वायर लिख सकते हैं, और mv स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं? मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन m, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के, तो p इज इक्वल टू √2m के आ जाएगा। अगर मास कांस्टेंट है
मास अगर कांस्टेंट है तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो P1 इजिकल टू P2 इजिकल टू रूट अंडर K1 अपॉन K2। ठीक है, अगर K कांस्टेंट है तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट मास। P1 इजिकल टू P2 इजिकल टू रूट अंडर M1 अपॉन M2 के बराबर होगा। अब बात आएगी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उससे हमको ज़्यादा समझ में आएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम नहीं लीनियर मोमेंटम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स, तो फोर्स एक्सटर्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा dP अपॉन dt, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dP अपॉन dt। फिर एक अगर हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम k कहेंगे। k की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू dP अपॉन dt। अब फोर्स एक्सटर्नल को हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो d m इंटू वी अंदर आएगा। F एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास कांस्टेंट होगा तो मास बाहर आ जाएगा। और dv अपॉन dt होता है एक्सेलरेशन। dv अपॉन dt होता है एक्सेलरेशन, हमने पढ़ा है dv अपॉन dt होता है एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया फोर्स एक्सटर्नल का फॉर्मूला। पर ये तब तक लिमिट रहेगा तब तक मास कांस्टेंट है। अगर मास अगर वेरिएबल होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाइड नहीं होगा। कैसे? एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक एग्जांपल देता हूँ। इसका एक एग्जांपल है, अगर मास अगर कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब इसका एक एग्जांपल देते हैं। जैसे एक बोरी है, गेहूँ की बोरी या कुछ भी कह सकते हैं, उसमें अगर छेद कर दिया अपन ने और उसको लारी से मतलब लारी पे रख के हमने धक्का दिया तो उस बॉडी का पर्टिकुलर मास तो कम हो रहा है क्योंकि उसमें से गेहूँ निकल रहे हैं, उसका मास कम हुआ। तो ये इसका एग्जांपल हो सकता है। तो इफ़ मास इज़ नॉट कांस्टेंट तो फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू k dP अपॉन dt। तो इसमें k की भी वैल्यू वही 1 पुट करेंगे, हम k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो dP अपॉन dt होगा। तब इसमें अब m डिफ्रेंशिएशन करेंगे, mv का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसकी एक थ्योरम होती है। तब मल्टीप्लाई में हो ना तो जो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना तो v पहले आ जाएगा और dm अपॉन dt हो जाएगा। और इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना v का तो m पहले आ जाएगा, dv अपॉन dt हो जाएगा। तो इसका ये फॉर्मूला है अगर मास अगर वेरी कर रहा है तो। अब लास्ट हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये सबको याद होता है ज़्यादातर, एवरी एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ कब होगा? तब एक्शन रिएक्शन पेयर होना चाहिए। एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है? एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाइड ऑन डिफरेंट बॉडी। दो इक्वल और अपोजिट, अपोजिट से मतलब है माइनस साइन होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन होगी ना तो एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। ठीक है, और दो अलग अलग बॉडी पे लगना चाहिए। फोर्स मस्ट हैव सेम नेचर, फोर्स का सेम नेचर होना चाहिए, फोर्स का सेम नेचर होना चाहिए। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ 4 टाइप के फोर्स होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमको नहीं पढ़ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर फोर्स हमको नहीं पढ़ना, ये क्लास 12th में आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के 3 पार्ट्स होते हैं,
नॉन कांटेक्ट, कांटेक्ट और एक अटैचमेंट। नॉन कांटेक्ट के दो होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स। कांटेक्ट में दो होते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। अटैचमेंट में दो होते हैं, स्प्रिंग फोर्स और एक होता है टेंशन फोर्स।